चलो जी स्टार्ट करेंगे हम अपनी सेकंड क्लास। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास है एक्सटर्नल सोर्स। कल जो हमने डिस्कशन किया था हमने इंटरनल सोर्स के ऊपर किया था। सोर्स किस चीज के हैं? सोर्स रिक्रूटमेंट के हैं, कि आदमी को ढूंढना कहाँ से है। स्टार्टिंग में हमें क्या करना था, आदमी को जॉब पे रखना होता है, सही आदमी सही जॉब पे। तो अब कहाँ से रिक्रूट करूंगा भाई? दो सोर्स, या तो आदमी को इंटरनल बिजनेस के अंदर ही है, वो इंटरनल दो ही थे। ठीक है, एक तो था आपके पास प्रमोशन, दूसरा था ट्रांसफर। ठीक है जी, एक और मैंने बताया था वो ले ऑफ होता है। ठीक है जी, वो कैजुअल होता है उन वर्कर के लिए जहाँ पे मुझे जरूरत पड़ती है 6 महीने काम करो, 6 महीने नहीं, वो आपके पास है नहीं, लेकिन बता दिया। ठीक है जी, एक्सटर्नल सोर्स के अंदर हमारे पास 10 हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर, एडवर्टाइजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्लेसमेंट एंड एजेंसी एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविजन और वेब पब्लिशिंग। देखो मुझे एडवर्टाइजमेंट 3 जगह दी हुई है इसमें। एडवर्टाइजमेंट ये जो सिर्फ तीसरे नंबर पे लिखी हुई एडवर्टाइजमेंट, ये सिर्फ अखबार वाली है, अखबार न्यूज़पेपर वाली है। ठीक है जी, लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट टेलीविजन है वो टीवी पे है, और ये वेब पब्लिशिंग इंटरनेट वाली है। तो एडवर्टाइजमेंट से वैसे मत बोल देना, एडवर्टाइजमेंट अखबार, यूट्यूब, ऑनलाइन, उस चीजों के साथ अलग पॉइंट दिए। ठीक है जी, तो मैं आदमी को कई जगह से ढूंढ सकता हूँ एक्सटर्नली। एक एक को पढ़ते हैं और आज का टॉपिक ये काफी हो जाएगा। तो पहला आता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट उस जगह पे काम करता है जहां पे हमें कम पढ़ा लिखा या एक ऐसा वर्कर चाहिए जिससे हमें बस छोटा मोटा कुछ काम करवाना है। जैसे सपोज करो मुझे एक साइट है, जैसे मेरे घर के बाहर घर बन रहा है, मैं यहीं पे लिखवा दूं कि मजदूर की जरूरत है या वेंडर की जरूरत है। ठीक है जी, और यहाँ कोई वो आसपास आदमी है गंज बाबू जी काम के लिए, हाँ ठीक है भाई। मैंने पूछा काम आता है, उसने हाँ जी आता। मैं क्या कर रहा है जी, वेल्डिंग का काम मिला। मैं कहा हाँ 2 दिन का काम है वेल्डिंग का, एक काम कर, ये काम स्टार्ट कर दे। तो उसे हाथों हाथ रिक्रूट किया, 2 दिन का काम करा, उसके बाद 3 दिन छुट्टी कर दी। तो इस तरह रिक्रूटमेंट बच्चे वहां होता है जहां पे मुझे अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड वर्कर चाहिए होता है। ठीक है जी, समझ आती है बात? पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अंडर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अ नोटिस इज प्लेस ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द एंटरप्राइज, स्पेसिफाई द डिटेल ऑफ द जॉब अवेलेबल। आपको अपनी फैक्ट्री गेट पे एक नोटिस लगा देना है कि जी हमें इन दिनों के लिए इसी वर्कर की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है जी, जो भी कोई पढ़ा लिखा जो जॉब सीकर होगा, जो जॉब ढूंढने वाला होगा, वो फैक्ट्री गेट के आसपास आएगा, देखिएगा अच्छा यहाँ पे आदमी की आवश्यकता है 3 दिन के लिए। ठीक है, मैं आ जाता हूँ। जॉब सीकर असेंबल आउटसाइड द प्रीमाइसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द स्पेसिफाइड डेट। स्पेसिफाइड डेट पे जो जॉब सीकर के ढूंढने वाले वो गेट पे आ जाते हैं, और सिलेक्शन इज डन ऑन द स्पॉट। और सिलेक्शन आपका हाथों हाथ हो जाता है। अरे जैसे यहाँ नहीं होता है, हसनपुर पे आप जाओ, यहाँ हसनपुर पे वो खड़े होते हैं मजदूर मिस्त्री। ठीक है, वहां जाकर उनसे पूछो, उसने भाई टाइल लगवानी है, वहां सब लोग खड़े, हाँ जी मुझे आते टाइल लगाना है, हाँ लगा दूंगा। पूछा अच्छा कितने रुपये लेगा, उसने इतने रुपये दूंगा। ठीक है, बैठ स्कूटी का 2 दिन का काम, 2 दिन काम करवाया, छोड़ दिया। उसके बाद द प्रैक्टिस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज फॉलोड यूजली फॉर कैजुअल वैकेंसी, जहां पे हमें कैजुअल काम वैकेंसी के लिए ऑफ अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड, या तो अनस्किल्ड वर्कर चाहिए, मजदूर चाहिए, या छोटा मोटा उसे काम आता हो। सच वर्कर आर नोन एज बदली वर्कर, इन्हें हम बदली वर्कर नहीं बोलते हैं। ठीक है जी, और ये जो तनख्वाह दी जाती है वो डेली बेस पे दी जाती है, मतलब आज आया आज तनख्वाह मिली, कल आया कल तनख्वाह मिल जाएगी। दिस मेथड रिक्रूटमेंट इज वेरी इनएक्सपेंसिव, कोई खर्चे वाला काम नहीं है। बस कराई क्या, आप आए, आपसे 2 सवाल पूछे, काम आता है, ठीक है आप भाई, कोई खर्चा नहीं, ना तो मुझे कोई एडवर्टाइजमेंट करना पड़ा, ना मुझे आपको ढूंढना पड़ रहा है। कहती इनएक्सपेंसिव एड डज नॉट इन्वॉल्व एनी कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट कुछ भी नहीं लग रही। इट इज सुटेबल फॉर फिलिंग कैजुअल वैकेंसी, जो कैजुअल वैकेंसी है वो फिल हो सकते हैं इस जॉब से। A rush of work when some permanent worker are absent, या तो कोई जो मेरे परमानेंट वर्कर है वो एब्सेंट है, ठीक है, और या मुझे काम का रश है कि भाई काम जल्दी जल्दी करवाना है और मेरे जो वर्कर है वो पूरे नहीं पड़ रहे, तो मैंने कहा एक काम करते हैं बाहर से 5-10 वर्कर को और ले आता हूँ 2-4 दिनों के लिए, उन्हें लाया, काम करवाया, उसके बाद छुट्टी कर दी। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरे पास कैजुअल कॉलर। सर इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे सर सामने वाले मकान पे एक तो पेंट का काम चल रहा जी, आपको भी थोड़ा सा पोर्शन पेंट करवाना, तो आपने उसे कह देंगे आज के लिए यहाँ पे आ जाओ, तो आगे नहीं देखो मुझे रियल लाइफ में चल जाता है, लेकिन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में ऐसा, हम बिजनेस की बात करते तो बिजनेस में ऐसा नहीं चलता। ठीक है जी, हाँ सपोज करो तो फैक्ट्री है, ठीक है जी, वहां पे वर्कर काम कर रहे थे, ठीक है जी, पेंटर लगे हुए हैं, तो मैंने कहा भाई, मैंने वैसे पूछ लिया कि भाई काम कर रहे हो, हाँ काम कर सकते हो, उन्हें कहते जब यहाँ काम हो यहाँ काम कर दियो, तो इस तरह का काम है। लेकिन यहाँ जब मैं बिजनेस की बात करूँ तो मैं यहाँ वर्कर की बात कर रहा हूँ, जब मुझे कुछ काम पूरा करवाना है, ठीक है जी, और मेरे पास जो परमानेंट वर्कर है या तो छुट्टी पे है, या मेरे पास आज काम बहुत ज्यादा है, तो मैं वर्कर को हायर कर लेता हूँ। ठीक है, जो आपने एग्जाम्पल दिया कि पेंटिंग का वो तो काम हो जाता है। ठीक है जी,
नेक्स्ट आता है कैजुअल कॉलर। कैजुअल कॉलर में क्या होता है बच्चे, मैं अपने एम्प्लॉय जो वर्कर होते हैं उन्हें मैं कॉल करके बुलाता हूँ, ठीक है, उन्हें बोलते हैं कैजुअल कॉलर। कैजुअल कॉलर का डेटा कहाँ से, आपने सर आप कॉल कैसे करोगे, इसका एग्जांपल मैं देता हूँ। फिर जब मुझे जॉब्स की जरूरत थी तो मैंने क्या किया, मैं स्कूल गया, ठीक है जी, इस टाइम पे स्कूल है, इधर भी है, तो मैंने क्या किया, मैं हर जगह अपना रिज्यूम डाल के आ गया, ठीक है जी। कुछ स्कूल को मैंने रिज्यूम बच्चे ऑनलाइन मेल कर दिया था, कुछ स्कूल में बच्चे मैं जाकर पर्सनली दे के आ गया, ठीक है जी। अब इस देहरादून के सपोज करो कोई स्कूल है, मैं देहरादून तो जाऊंगा नहीं, तो मैं वहां के स्कूल को मेल कर दिया अपना, ठीक है जी। ऐसे स्कूल्स या जो कंपनी होती है वो इस तरह का डेटा बैंक को अपने पास रखती है, ठीक है जी। और जब सपोज करो उनके यहाँ से कोई एम्प्लॉय छोड़ के गया तो उस डेटा बैंक को उठाएंगे और वहां पे देखेंगे कौन कौन सा टीचर मैथ्स के लिए अप्लाई करके गया वहां पे स्कूल में, उनके रिज्यूम को शॉर्टलिस्ट करेंगे और उनसे कई लोगों को कॉल करेंगे, उससे जी आपका इंटरव्यू शेड्यूल है, आप आ सकते हैं अगर आप फ्री हो, ठीक है जी। जैसे मेरे पास भी नए स्कूल से कॉल आई थी बाद में कि सर आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो रखा है, इस दिन में आप आ सकते हो, मैं कहा नहीं मैं तो ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ, ठीक है जी, तो मैं क्यों जाऊंगा, अगर मैं बेचारा खाली होता तो मैं चला भी जाता, ठीक है, इसे बोलते हैं कैजुअल कॉल। इसमें कोई खर्चा वाला काम नहीं हो रहा मुझे, मेरे पास ऑलरेडी रिज्यूम आ रखे हैं, उन्होंने कॉल भी बोला कि भाई इस दिन आकर अपना इंटरव्यू देके चले जाना। Many reputed business organizations keep a database of unsolicited applicant. इसे याद रखना, unsolicited applicant in the office. Such job seeker can be valuable source of manpower. A list of such job seeker can be prepared and can be screened to fill the vacancy as they rise. The major merit of this source of recruitment is that it reduces the cost of recruitment workforce in comparison to the others. इसमें कोई खर्च वाला काम नहीं, सिर्फ क्या करा आप लोग बुलाए जो है कॉल करके। नेक्स्ट आता है हमारे पास एडवर्टाइजमेंट। ये वाला एडवर्टाइजमेंट कौन सा है, जो अखबार में है या आपकी मैगजीन्स में। एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर और ट्रेड एंड प्रोफेशनल जर्नल इज जनरली यूज्ड व्हेन अ वाइड चॉइस इज रिक्वायर्ड। मोस्ट ऑफ द सीनियर पोजीशन ऑफ द इंडस्ट्री as well as commerce are filled by this method. The advantage of advertising vacancy is that more information about the organization and job can be given in the advertisement. मैं आपको information दे सकता हूँ। Advertisement given on the management a wide range of candidates for which it has choose. Advertisement may be placed in a leading newspaper. कुछ जो मैं अपने एग्जांपल देता हूँ, मैं स्कूल में पता कैसे लगा था, मैं एक अखबार पढ़ रहा था, ठीक है जी। उस अखबार को पढ़ते पढ़ते फ्रंट पेज पे स्कूल का एडवर्टाइजमेंट आ रखा था कि इस टीचर की रिक्वायरमेंट है, कम से कम 15 नाम लिखे थे, 15 सब्जेक्ट के नाम लिखे थे कि इन टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। उसमें 2-3 मेरा भी लिखा था, अकाउंट लिखा था, बिजनेस लिखा हुआ था। मैंने कहा ठीक है, मैंने स्कूल में अपना मेल डाल दिया, मेल किया, मेरे पास से कॉल आ गई, कॉल के बाद मैं वहाँ इंटरव्यू देने चला गया, इंटरव्यू के बाद मैं रिटर्न हो गया, रिटर्न के बाद मेरा डेमो हो गया, डेमो के बाद डिस्कशन हुआ, इंटरव्यू हुआ लास्ट में और मैं फाइनल हो गया, ठीक है। और ऐसा तो है नहीं बच्चों, अखबार से मैंने पढ़ा था, शहर में बहुत सारे अच्छे टीचर्स ने पढ़ा होगा, बहुत सारे टीचर्स वहाँ गए भी थे, इंटरव्यू भी दिया था, बहुत सारे रिटर्न भी दिया था, डेमो भी हुआ होगा, सिलेक्शन किस बेस पर वो हम कह नहीं सकते, ठीक है। तो इस तरह का रिटायरमेंट चल जाता है, ठीक है। आप ये देखो अखबार में आप ऐसे इश्तिहार देखते हो, लिखा हुआ है लुकिंग फॉर क्रिएटिव पर्सन, कंटेंट राइटर चाहिए, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, वीडियो, मेल, अपना रिज्यूम्स मेल करते हैं हमें। लिखा हुआ है फेलिसिटी ग्रुप रिक्वायर्ड फीमेल चाहिए ना, ऑफिस असिस्टेंट के लिए एग्जीक्यूटिव एवरेज गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, 1 से 2 साल एक्सपीरियंस, सैलरी मिलेगी 12,000 के आसपास। अर्जेंट रिक्वायर्ड डेटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है जी, फॉरेस्ट सर्टिफाइड होना चाहिए, ट्रेनिंग टाइपिंग आनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए, 5500 प्लस की तनख्वाह मिल सकती है। इस तरह का रिटायरमेंट आपको अखबार में देखने को मिल जाते हैं, रोज इस तरह के अखबार आपको अखबार में इस तरह के इश्तिहार अखबार में देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, इसका डिसएडवांटेज क्या है कि जैसे बच्चे मैं एक लीडिंग न्यूज़पेपर में इश्तिहार देता हूँ, लीडिंग न्यूज़पेपर का मतलब जो इसका सर्कल बहुत बड़ा है, न्यूज़पेपर बहुत जगह जाता है, तो जो जॉब सीकर्स हैं वो इतने ज्यादा अप्लाई कर देते हैं उस नौकरी के लिए कि उस नौकरी के ऊपर बाढ़ आ जाती है। जैसे सपोज करो आप निकाल दो कि रेलवे में भर्ती है, 10,000 पदों पे रेलवे में भर्ती निकल रही है ग्रुप सी में। अब 10,000 भर्ती पे 1 करोड़ आदमी अप्लाई कर देगा। देखो The disadvantage of this is may bring in the flood of response इतना ज्यादा रहता है लोगों का, then many time from quite unsuitable, और क्या करते हैं ऐसे लोग भी अप्लाई करते हैं जो उसकी सुटेबल ही नहीं है। जैसे सपोज करो वहां पे हमने इश्तिहार अखबार में दिया कि जी हमें इस ग्रुप सी के लिए ड्राइवर, हमें लोको पायलट की जरूरत है और उसके लिए मान्यता होनी चाहिए कि उसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। जो इंजीनियरिंग नहीं है वो भी अप्लाई कर रहा है, अरे भाई तू उसके लिए सुटेबल ही नहीं, तो बाद में निकाल दे, अप्लाई कर रहा है, ठीक है। ये देखो एक अखबार है, इस एक अखबार की एक उसमें हुआ था, एक रेलवे की जॉब निकाली थी रेलवे वालों ने, ऑन द ट्रैक ऑफ द रेल जॉब, मैसिव रिक्रूटमेंट ड्राइवर, 2 करोड़ 80 लाख लोगों ने अप्लाई करा था 90,000 नौकरियों के लिए।
अब 90,000 नौकरियां हैं, 2,80,00,000 लोगों को काम बिठाए नौकरी पे, हो सकता है ऐसा पॉसिबल? पेपर भी कैसे हो पाएगा? 2,80,00,000 लोगों ने प्राइमरी रजिस्ट्रेशन कर लिया था उनके नेम और एड्रेस के साथ। 2,12,00,000 लोगों ने अपनी फाइनल एप्लीकेशन सबमिट कर दी थी, डिपॉजिट एग्जाम फीस भी डिपॉजिट कर दी थी। 26,502 पोस्ट थे असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। लेवल 2 का 7th पे कमीशन पे मिली थी 19 से 63, और 63,907 थी बाकी आपकी गैंगमैन, स्विचमैन, ट्रैकमैन, कैबिनमैन, वेल्डर, हेल्पर और भी बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है, जिसे ग्रुप डी में बोलते हैं, ग्रुप डी या सी उसका मुझे आइडिया, ठीक है जी। 20,000 मोर वैकेंसी आर एक्सपेक्टेड टू बी ओपन, कह रहे 20,000, ये एक्चुअल पेपर हुआ नहीं था, ठीक है। इतनी सारे लोगों ने अप्लाई करने के बाद क्योंकि नौकरी कम थी और लोगों ने अप्लाई ज्यादा करने, पेपर कैसे करवाते? पेपर आगे उनके सरकार ने कैंसिल कर दिया, हटाओ जी। इतना ज्यादा रिस्पॉन्स आया था अगर आप ना बाद में हुआ होगा पेपर जब हुआ होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में क्या होता है बच्चे? आप लोगों ने वो मूवी देखी है भारत, सलमान की भारत? उस मूवी में अगर आपने देखा हो, जिससे देखी वो समझ जाएगा और अच्छे से, जिसे नहीं देखी उसे मैं समझा दूंगा। भारत मूवी में देखना मुझे, जब सलमान खान शुरुआत में सर्कस में काम कर रहा होता है तो इसका एक्सटेंड वेक्सटेंड होता है, उसके भाई का तो नौकरी छोड़, वो कहता है मैं ऐसे काम नहीं करूंगा, इसलिए यूज बिगड़ रहा है। तो वो फिर एक जगह जाता है, एक ऑफिस में, जहां पे कटरीना कैफ बैठती है, तो कहते हैं हमें नौकरी दो, और वो कहते हैं वो ऑफिस होता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ठीक है जी। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक सरकारी विभाग है एक तरह से, जो आपको नौकरी दिलवाना है, काम करता है। उस मूवी में तो वो उसे कहते हैं जी इस वक्त अरब में तेल निकला हुआ है और वहां पे लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो उसने हमें भेजो, जाओ हम वहां से विदेशी मुद्रा कमा के लाएंगे। तो वहां से वो क्या करते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाले, वहां से लोगों को जो टेस्ट पास करते हैं, फिजिकल टेस्ट, मेंटल टेस्ट जो भी होता है, और उनमें से कुछ लोगों को उठा के वो अरब भेज देते हैं तेल निकालने के लिए, ठीक है जी, उसकी काम के लिए। तो वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज तो था जो लोगों को नौकरी दिलवाने का काम करता है, मतलब सरकारी विभाग जो आपको नौकरी दिलवाने का काम करता है वो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ठीक है जी। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रन बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट रन करती है। अब इसका काम बंद हो रखा है, ज्यादा चलता नहीं। एज रिगार्ड गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फ्रॉम अनस्किल्ड और स्किल्ड ऑपरेटिव जॉब। In some cases, compulsory notification of vacancy or employment exchange is required by law. कुछ वैकेंसी जॉब्स आज भी ऐसी हैं जहाँ पे होती है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू ही भर्ती होगी, लॉ ने ऐसा कर रखा है कि ये वाली भर्ती है तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज द्वारा ही भरी जाएंगी। Thus, employment exchange have to match person demand and supply by serving a link between job seeker and employer. Unfortunately, इसकी प्रॉब्लम ये है, सरकारी विभाग है, ये डेटा अपडेट ही नहीं करते। जैसे सपोज करो आज यश गया एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, उसने कहा जी मुझे वेल्डिंग का काम आता है, ये तो मैं वेल्डिंग का काम आता है, मैंने आईटीआई कर रखी है, मैं इलेक्ट्रिशियन का काम है, वेल्डिंग का काम जानता हूँ, ठीक है, इसकी डिटेल ले ली, ठीक है जी। साल भर तक इससे कांटेक्ट नहीं हुआ, नौकरी नहीं लग पाई, इसने कहीं अपना कुछ और काम भी सीख लिया इतने कुछ और। अब उन्हें पता ही नहीं कैसे प्लम्बिंग का काम भी सीख लिया इस बीच में, ठीक है जी। वो सोच रहे हैं भाई इसे वेल्डिंग का काम ही आता है, ऐसे इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, बीच में इस भाई ने प्लम्बिंग का काम भी सीखा, प्लम्बर भी बन गया आपके, ठीक है जी, और काम भी कर रहा है, उनका डेटा अपडेट ही नहीं होता, ठीक है जी। तो वो प्रॉब्लम है। Unfortunately, record of the employment exchange are often not up to date नहीं हो पाता है, एंड और कभी कभार क्या होता है जो कैंडिडेट को मैं रेफर करता हूँ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज थ्रू, वो कैंडिडेट भी काम ही नहीं जानता, इसे भेज दिया मैंने, मैं कहा एक काम कर वेल्डिंग का काम करती हूँ, वहाँ कैसे वेल्डिंग कैसे होती है, इसे काम ही नहीं आता, ऐसे आदमी को वहाँ भेज दिया जिसे काम ही नहीं पता, कई कार्य भी हो जाता है, सरकारी काम है ना। आज एक पोर्टल भी है ई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, खोल के देखना मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट आता है प्लेसमेंट एजेंसी एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। ये भी एक गुड सोर्स है आदमी को ढूंढने के लिए, लेकिन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सरकारी काम है, प्लेसमेंट एजेंसी एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट प्राइवेट आदमी काम है, ठीक है जी। आप इधर जाना, आपके शहर में इधर ही या जेबीसी की तरफ यहीं पे बोर्ड लगा हुआ है जेबीसी के नाम, जैन मजदूर कंसल्टेंसी। उनका काम क्या है बच्चे, वो काम यही करते हैं, ठीक है जी। वो पर्सनल डिमांड और सप्लाई पूरी करते हैं लोगों की। जैसे सपोज करो अब कैसे समझो, जैसे सपोज करो एक जगह पे आदमी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी। एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे आपको कैसे दे पाऊंगा, चलो एग्जांपल लेते हैं डोमिनोज का, ठीक है जी। मान लेते हैं, वैसे डोमिनोज की ऐसी वैकेंसी फिल होती नहीं, मान लेते हैं जो डोमिनोज की वैकेंसी फिल होती। सपोज करो डोमिनोज को डिलीवरी बॉय चाहिए और स्वीपर चाहिए, ठीक है।
तो डिलीवरी बॉय और स्वीपर को डोमिनोज वाले कैसे ढूंढेंगे? वो क्या करते हैं, एक ऐसा एक्चुअली करते नहीं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि वो क्या करेंगे, जो यहाँ पे शहर की कंसल्टेंसी होगी उससे संपर्क करेंगे। जैसे वो कंसल्टेंसी का मालिक होगा यश, ठीक है जी। अब यश के पास डोमिनोज वाले आएंगे, उससे पहले हमें 4 तो डिलीवरी बॉय चाहिए जो डिलीवरी में बाइक चलाने आती हो और थोड़ी बहुत बोलना भी आता हो, कि मोबाइल वाले चलाना आता हो, जैसे भाई ट्रैक वाइज भी करना पड़ेगा। और भैया 3 हमें क्रिमिनल चाहिए इसमें, ठीक है। अब इसका काम क्या है, लोगों को नौकरी दिलवाने का। सपोज करो मुझे नौकरी चाहिए, तो मैं यश के पास जाऊंगा, मैं कहा सर मुझे नौकरी चाहिए। अब भाई मैं हर जगह दुकान पे नौकरी ढूंढता घूमूंगा तो मेरे बस की नहीं। तो मैं इसके पास गया, यश के पास, मैं कहा सर मुझे नौकरी चाहिए। उसने भाई क्या कितना पढ़ा लिखा है? मैं कहा जी मैंने बीकॉम कर रखी है। इसने ठीक है, अच्छा, और मैं कहा जी बस, ठीक है जी, बाकी आप देख लेना। इससे मैंने इसने कहा रजिस्ट्रेशन करा लो, इससे मैंने 500 रुपये दिए और रजिस्ट्रेशन करवा दिया, ठीक है जी। उधर से रणविजय डोमिनोज वाले थे, आपने इसे कहा कि मुझे नौकरी चाहिए, मुझे हमें एक आदमी चाहिए, मुझे काम चाहिए, उसे आदमी चाहिए, ये हम दोनों को मिलवाने का काम ये करेगा। ये क्या करेगा, मुझे कहेगा कि भाई एक काम करो, आप डोमिनोज जाओ, आपको बाइक चलाने आती है? मतलब हाँ बाइक चलाने तो आती है, क्या डोमिनोज जाओ, ठीक है जी। डोमिनोज में जाओ और वहां पे आप मेरा नाम ले देना कि यश ने भेजा है। तो मैं डोमिनोज गया, मैं कहा जी वो यश ने भेजा ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। उसने मेरे इंटरव्यू लिया, 2-3 बातें पूछी, बाइक चलाने आती है? मैंने कहा हाँ जी आती है। क्या डिलीवरी कर लोगे? मैं कहा डिलीवरी कर लोगे, तो काम चाहिए। मैं तनख्वाह कितनी मिलेगी? हाँ ठीक है इतनी तनख्वाह मिलेगी। तो इस तरह की नौकरी दिलवाने का ये करता है, उसे बोलते हैं मैनेजमेंट प्लेसमेंट एंड कंसल्टेंसी एजेंसी, ठीक है। इस तरह का काम लोगों ने स्टार्ट किया है। यहाँ सालपुर में तो कम है, दिल्ली में से बहुत सारे लोग जो लोगों को नौकरी दिलवाने का काम करते हैं। ये वैसे बनते कैसे हैं सर? इसके लिए तो कुछ होता ही होगा। इसके लिए आपका लिंक होना चाहिए। एक बार बताओ, डोमिनोज इसी के पास क्यों गया? ठीक है जी, डोमिनोज इसी के पास क्यों गया? तो इस तरह से इसे लिंक बनाना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे स्कूल्स भी इस तरह से रिक्रूटमेंट करवाते हैं, बहुत सारे स्कूल्स भी, यहाँ कानपुर में तो नहीं, कानपुर लोग खुद चले जाते हैं, मोस्टली जो दिल्ली में है वहाँ पे भी लोग इस तरह की नौकरियां स्कूलों में लगवाते हैं। स्कूलों में इस तरह के बंदे की बात रहती है कि अच्छा आपको नौकरी है टीचिंग की, ठीक है, क्या पढ़ाते हैं? जब उसमें 8 तक मैथ्स पढ़ा लेता हूँ, ठीक है, एक काम करो 3 स्कूलों में वैकेंसी है, आप वहां जाकर इंटरव्यू दो और बताना कि यहाँ से आए थे, ठीक है जी। आप इसे इसमें इससे क्या मिलेगा? ये मेरी नौकरी लगवाएगा, ठीक है जी। इसे जो मैंने रजिस्ट्रेशन उसके पैसे कमा लिए, ये 3 जगह से पैसे कमाएगा। पहले तो उस स्कूल से पैसे लेगा कि तेरे यहाँ बंदा भेजा, उसे कहेगा 1000, 1500, 2000 रुपए दे, तेरे आदमी भेज दिया, अच्छा ठीक है जी। उस आदमी रजिस्ट्रेशन उससे पैसे, मेरे इंटरव्यू करवाया इसने, हर स्कूल में 5-10 स्कूलों में इंटरव्यू करवाया, मेरे से पैसे रखे इसने रजिस्ट्रेशन 500, 1000 रुपए। दूसरी बात, जब मेरी नौकरी लग जाएगी, मेरी नौकरी की पहले महीने की आधी तनख्वाह ले लेगा, ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट रहता है, ठीक है जी। एक मेरी नौकरी की पहले महीने की आधी तनख्वाह, पहले महीने की आधी तनख्वाह, दूसरे महीने की बाकी सब मेरी है। बस ऐसे ही लोग काफी ऐसे कमा रहे काम, भाई अच्छा काम कर रहा है भाई, लोग नौकरी लगवा रहा है, और क्या है, ठीक है जी। पिक्चर में दिखाना। अरे ऐसे मैं वीडियो दिखाता हूँ, देखो तुम्हें। इन टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एरिया, प्राइवेट एजेंसी एंड प्रोफेशनल बॉडी appears to be doing substantial work. Placement agency provide a nationwide service in matching personal demand and supply. These agency compile biodata. ये एजेंसी क्या करती है? बायोडाटा कंपाइल करते हैं लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट का और रिकमेंड करते हैं सुटेबल नेम्स टू देयर क्लाइंट, और अपने क्लाइंट को सुटेबल नेम सजेस्ट करें, ठीक है। अब सपोज करो मैं टीचर हूँ, टीचर को तो नहीं भेजेंगे वहां उठा के डोमिनोज में, जब आप उसकी काम कर लो, टीचर को स्कूल में भेजेंगे वैकेंसी के लिए, जॉब के लिए, ठीक है जी। जो बाइक चलाने वाला काम है जेप्टो में, स्विगी जोमेटो में भेज देंगे उसे, जब वहां बाइक चला लियो, ठीक है। इस तरह से वो डिमांड सप्लाई मैच करते हैं। सच एजेंसी चार्ज फीस, इस तरह की एजेंसी फीस चार्ज करते हैं सर्विस के लिए, एंड दे आर यूजफुल व्हेन एक्सटेंसिव स्क्रीनिंग आर रिक्वायर्ड। These professional recruitment can entice the need of top executive from other companies by making the right choice. देखो वीडियो देखते हैं, ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये था आपके पास मैनेजमेंट एजेंसी एंड प्लेसमेंट, ठीक है जी, प्लेसमेंट एजेंसी एंड मैनेजमेंट, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट में क्या होता है? कैंपस रिक्रूटमेंट में हम क्या करते हैं, जो अच्छी अच्छी कंपनी होती है ना, वो कॉलेज में चली जाती है, जिसे कैंपस बोलते हैं, तो वहीं जाके नौकरी मिल जाती है, ठीक है जी। देखो हाँ, कॉलेज एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी हैव बिकम अ पॉपुलर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फ्रॉम टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड मैनेजमेंट जॉब्स। मैनी बिग ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन ए क्लोज लाइसेंस ऑफिस विद द यूनिवर्सिटीज। ऑफिस में वहां पर उनकी सेटिंग होती है, कैसे मतलब ऑफिस होता है, ठीक है। वोकेशनल स्कूल्स और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन टू रिक्रूट क्वालिफाइड पर्सन फ्रॉम वेरियस जॉब।
जो बढ़िया आदमी है वहीं से उठा लेंगे। भाई मैं बताऊँ, आदमी हमारे पास है उससे बेटर है कि हम जहाँ पे सब लोग पढ़ रहे हैं वहीं से जो बढ़िया क्रीम है उसे वहीं से उठा। ठीक है जी, आगे बढ़े। हम आदमी ढूंढ रहे हैं, ये ढूंढना चल रहा है तो टाइम है। नेक्स्ट आता है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय। सबसे सिंपल है भाई, रणविजय के पापा हैं, ठीक है जी, वो एक कंपनी में बढ़िया पोस्ट पे है, ठीक। एक दिन रणविजय के पापा ने कहा भाई हमें कंपनी में नौकरी है, अगर देख ले तेरा कोई दोस्त हो। इसने हाँ हाँ पापा मेरा दोस्त है यश और एक कृष्णा, दोनों है, नौकरी चाहिए उन्हें, तो आप देख लो, वो अप्लाई कर देंगे आपकी कंपनी में, ठीक है। तो उसके पापा ने रिकमेंड कर दिया कि उसने जी मेरे दो जानने वाले हैं, मेरे बच्चे के दोस्त हैं या मेरे दोस्त हैं, ठीक है जी, उन्हें कंपनी में काम मिल गया। तो ऐसे जो एक एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है वो किसी और पर्सन को रिकमेंड कर दे कि उसने जी मेरे हिसाब से ये बंदा बढ़िया है, मेरे जानने वाला है, इस लड़के को काम मैं लेता हूँ, इसी बात बढ़िया काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की रिकमेंडेशन पे भी काम मिलता है, लेकिन ध्यान रखना रिकमेंडेशन आदमी उसे ही करता है जिसके ऊपर उसे विश्वास होता है। अगर मैंने एक ऐसे आदमी को रिकमेंड कर दिया जो गलत है तो उससे मेरा भी नाम खराब होता है कंपनी में और कंपनी का काम भी खराब होता है, ठीक है जी। तो रिकमेंडेशन हमेशा आदमी अपने रिलेटिव को, दोस्त को, रिश्तेदार को ही करता है, कोई ऐसा रट पे चलते रहा कोई रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। पैसे खिलाने वाला सिस्टम है वो कहाँ पे चले, और जैसे पैसे खिला के जॉब ले ले, वो तो भैया हर जगह चलता है, ठीक है। हर जगह चलता है। एप्लीकेंट इंट्रोड्यूस बाय प्रेजेंट एम्प्लॉय, एप्लीकेंट को इंट्रोड्यूस करता है तो प्रेजेंट एम्प्लॉय। जैसे हमारे केस में रणवीर के पिताजी हैं, उन्होंने रिकमेंड कर दिया इंट्रोड्यूस, उसने भाई ये यश है मेरे बेटे का लड़का ही है और इसने एमबीए कर रखा है और कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया और रिकमेंड कर दिया, ठीक है। और एम्प्लॉय देयर गुड फ्रेंड्स रिलेटिव मेनी प्रूव टू बी द गुड सोर्स रिक्रूटमेंट, such applicant are likely to be good employee because their background is sufficient known। इस तरह के एम्प्लॉय अच्छे होते हैं कि इनका बैकग्राउंड ऑलरेडी पता होता है। A type of preliminary screening taken place because the present employee know both the company and the candidate and they would try to satisfy both, ठीक है। एक वीडियो देख रही थी, तो वीडियो देख, ये तो मजाक की वीडियो ठीक। तो एम्प्लॉय को कोई प्रेजेंट एम्प्लॉय रिकमेंड कर देता है, ये चलो वीडियो तो मजाक वाली थी। नेक्स्ट देखते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर में क्या होता है, एक ठेकेदार होता है और वो लेबर को लेकर आता है, उसे बोलते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है जी। इस तरह का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, नहीं मकान से बड़े एग्जांपल है। जब हम अब गांव में, अगर आप में से गांव का कोई रिलेशन हुआ आप में से, ठीक है जी, नहीं गांव में आप में से कोई रिलेशन हो तो गांव में ना बच्चे, अब तो मुझे पता नहीं, पहले टाइम में ना बिहारी लोग आया करते थे, नौकर, ठीक है जी, ठीक है जी। अब तो मुझे पता नहीं अब आते नहीं आते। पहले क्या होता था गांव में से आपको काम, घर के काम करने के, खेत में काम करने का आदमी चाहिए होता था, तो क्या होता था एक आदमी को बोलते थे और वो कम से कम 10 एक आदमी को बाहर से लेके आया करता था। वो 10 आदमी नौकर थे, घर में काम करने के सर्वेंट थे और उन्हें अलग अलग जगह पर लगवा दिया करता था, ठीक है जी। तो उसे बोलते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर। इसका एग्जाम्पल मैं आपके यहाँ से दे देता हूँ। जैसे सपोज करो आपको मॉल बनाना है, ठीक है जी, या आपको घर ही बनाना है, मॉल तो बड़ी बात है, घर बनाना है। घर बनाने के लिए आप मजदूरों कहाँ से लेके आओगे, मिस्त्री कहाँ से, आप तो जानते नहीं मिस्त्री मजदूर कहाँ रहते हैं। आप ठेकेदार को पकड़ते हो, ठेकेदार को जो उसने हमें मजदूर चाहिए, उन्हें कितने चाहिए होंगे, उसने हमें 10 मजदूर चाहिए रोज के और 3 मिस्त्री चाहिए, उसने ठीक है जी। ठेकेदार मिस्त्रियों को पर्सनली जानता है, उनके घर भी जानता है और मजदूर को भी जानता है और रहता कहाँ है, ठीक है जी, वो उन्हें लेके आता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, अगर आपकी ठेकेदार से बिगड़ जाती है तो भी मजदूर भी उसके बेबी छोड़ चला जाता है। क्यों? क्योंकि ठेकेदार ही मजदूर को काम दिलवाता है। अगर मजदूर ऐसा नहीं करेगा तो कल को ठेकेदार से काम नहीं दिलवाएगा। मजदूर को आप थोड़ी जानते हो, मजदूर को ठेकेदार जानता है। काम कौन दिलवाता है? उसे ठेकेदार दिलवाता है। आप ही ठेकेदार से बिगड़ेंगे तो मजदूर छोटे चले जाएंगे ठेकेदार की वजह से। कहते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर मेंटेन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द लेबर एंड दे कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अनस्किल्ड एट शॉर्ट नोटिस। अनस्किल्ड वर्कर प्रोवाइड करेगा वो। ऐसा नहीं कि आप मजदूर ठेकेदारों को उसने 20 आदमी एमबीए करे हुए चाहिए ला देगा, वो नहीं जानता आपको किसने एमबीए है, तो मजदूर को जानता है मजदूर का है अनस्किल्ड वर्कर। समझते हो? जिसे तसला, ईंट, सरिया ये सामान जैसे घर बनने की जरूरत पड़ती है बेचारे मजदूर की। वर्कर आर रिक्वायर्ड थ्रू recruited through labor contractor who are themselves employed in the organization. The disadvantage of this system is that
if the contractor himself decide to leave the organization, all the worker employed through him will follow. नेक्स्ट आता है एड टाइम ऑन टेलीविजन, टेलीविजन पर इश्तिहार देना। The practice of telecasting of vacant posts on our television is gained important these days. आगे मुझे आपको अखबार में इश्तिहार या टेलीविजन पे इश्तिहार था। The detailed practice of the job and the quality is required to do are practiced along with the profile of the organization wherever vacancy exists. और लास्ट आता है आपका वेब पब्लिशिंग, ठीक है जी, वीडियो एक बार में दिखा दूंगा सारी। नेक्स्ट आता है हमारे पास वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग मतलब आपने इंटरनेट पर डाल दिया नौकरी के लिए। इंटरनेट इज बिकम अ कॉमन सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट दीस डेज। देयर आर सर्टेन वेबसाइट स्पेशली डिजाइन्ड एंड डेडिकेटेड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट बोथ जॉब सीकर एंड जॉब अपीयरिंग। इन फैक्ट वेबसाइट सच एज naukri.com, monster.com, jobstreet.com are very common website both of the prospect employee and the organization searching for jobs should नौकरी चाहिए वो भी naukri.com पे जाएगा, जिसे नौकरी देनी है वो भी naukri.com पे जाएगा। तो naukri.com एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जॉब सीकर और जॉब प्रोवाइडर दोनों ही मिलते हैं और वहाँ पे नौकरी देना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स। आपको क्या लगता है क्या मेरिट्स होंगे अगर हम आदमी को बाहर से सेलेक्ट करते हैं? 10 तरीके बताए आप लोगों को, तो आपको क्या लगता है क्या बेनिफिट हो सकता है कि हमारे एम्प्लॉय को बाहर से लेकर क्या क्या लगता है आपकी बात? क्वालिफाइड पर्सन आएगा, पढ़ा लिखा आदमी आएगा। फिर उसके बाद आदमी को अगर आप इंटरव्यू सेट करते हो तो उसकी नॉलेज लिमिटेड है, लेकिन अगर आप एम्प्लॉय को पास करके क्वालिफाइड पर्सन आएगा। पहला पॉइंट लिखा हुआ है by using external source of recruitment the management can attract qualified and trained people to apply for vacant job in the organization. Next, wider choice कितनी वाइड है? जैसे मैंने बताया अखबार में इश्तिहार दे दो, 2 नौकरी के लिए 200 आदमी खड़े हो जाएंगे आपके पास। वाइडर चॉइस है, कितने सारे लोग आ सकते हैं। When vacancy are advertisement widely, a large number of applicants from outside the organization apply. The management has to wider choice by selecting the people from. ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्रेश टैलेंट। फ्रेश टैलेंट आएगा, नया ब्लड आएगा, इन्फ्यूजन होगा नए ब्लड के बिजनेस के अंदर। द प्रेजेंट एम्प्लॉय मे बी इनसफिशिएंट और दे मे नॉट फुलफिल द स्पेसिफिकेशन ऑफ जॉब टू फिल। तो जो प्रेजेंट एम्प्लॉय है वो जॉब की स्पेसिफिकेशन फिल नहीं कर सकता या उस काम के लिए काबिल नहीं है। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट प्रोवाइड वाइडर चॉइस एंड ब्रिंग न्यू ब्लड इन द ऑर्गेनाइजेशन। हाउएवर इट इज एक्सपेंसिव एंड टाइम, लेकिन इसमें का ये टाइम कंज्यूमिंग खर्चा होगा। मतलब ना आदमी को बाहर ढूंढने के लिए रिक्रूटमेंट के ढूंढने के लिए आपके 10 तरीके हैं, 10 में खर्च तो करना ही पड़ता है, ठीक है जी। और टाइम कंज्यूमिंग भी है, आदमी आएगा तो इंटरव्यू होगा, फिर टेस्ट लोगे, ट्रेनिंग भी कराओगे। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जी। जब एम्प्लॉय बाहर से आता है तो उसके साथ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बन जाती है। जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को उन्हें भी लगेगा कि भैया बाहर से आने वाला आदमी है, इसके साथ कॉम्पिटिशन करके रखते हैं, ठीक है जी। कहते हैं इफ द कंपनी टैप एक्सटर्नल सोर्स द एग्जिस्टिंग स्टाफ will have to compete with the outside। जो नए जो ऑलरेडी एम्प्लॉय है उन्हें लगेगा कि अब नया बंदा आ गया, कहीं हमसे आगे नहीं मिलते, तो उनके साथ कॉम्पिटिशन बन जाते हैं। आप लोगों में से किसी को प्रमोट कर दो तो कहेगा चल ठीक है तो अपना ही बंदा से क्या कॉम्पिटिशन करना। लेकिन कोई बाहर से आ जाए वैकेंसी फिल होती कहेगा अच्छा कल का नया राउंड आ गया, इससे तो हमें पीछे करना है या इसका तो इससे तो नहीं हमें हारना, तो ये कॉम्पिटिशन बना रहता है। दे विल वर्क हार्डर टू शो बेटर परफॉर्मेंस, ठीक है। कुछ कमियां भी हैं, क्या कमी हो सकती है? पहला डिससैटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ। एग्जिस्टिंग स्टाफ के अंदर ये डिससैटिस्फैक्शन रहता है कि भैया हमारा प्रमोशन का चांस तो गया। अगर उन्हें पता है कि एम्प्लॉय बाहर से आ जाता है इस कंपनी के अंदर तो उन्हें ये लगना शुरू होता है कि भाई हमारा चांस ऑफ प्रमोशन तो है नहीं, ये तो एम्प्लॉय को बाहर से ले आएंगे। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में लीड टू डिससैटिस्फैक्शन एंड फ्रस्ट्रेशन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ। दे मे फील दैट देयर चांस ऑफ प्रमोशन आर रिड्यूस्ड। उनका प्रमोशन चांस कम है। भाई सपोज करो हम 20 एम्प्लॉय हैं, अगर वो पता है कि हम में से किसी को प्रमोशन करना है तो आदमी मोटिवेट रहेगा, लेकिन ये पता है कि बाहर से भी आदमी आ सकता है तो हमारे प्रमोशन के चांसेस कम है। जरूर नहीं हम 20 में से किसी को प्रमोशन मिले, बाहर से भी आदमी आ सकता है। नेक्स्ट लेंथी प्रोसेस। हाँ जी प्रोसेस बहुत लेंथी है, टाइम लगता है, ठीक है जी। पहले अखबार में इश्तिहार देना पड़ेगा, इंटरनेट में लगवाना पड़ेगा, ठीक है जी। कैंपस प्लेसमेंट में लोगों को ढूंढना पड़ेगा, उनका इंटरव्यू लेना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा, बहुत लंबा प्रोसेस, ठीक है जी। Recruitment from external source take a long time. The business has to notify the vacancy। पहले वैकेंसी नोटिफाई करो, फिर वेट करो एप्लीकेशन आने की, फिर इनिशिएट करो सिलेक्शन का प्रोसेस। सिलेक्शन का प्रोसेस है जो अगले स्टेप पे पढ़ेंगे, ठीक है। और खर्चे वाला काम है,
भाई कैंपस में जाओगे, कॉलेज में, कॉलेज को पैसे ही दोगे, वहां से एम्प्लॉय सेट करो, उनके लिए उनके बच्चे लेके जाओगे आप कंपनी कंपनी के, ठीक है, उन्हें पैसे दोगे। अखबार में दोगे, पैसे देने पड़ेंगे। इंटरनेट पे करोगे, वहां पैसे देने पड़ेंगे। लेबर कॉन्ट्रैक्टर से बात करोगे, उसे पैसे देने पड़ेंगे। प्लेसमेंट एजेंसी से बात करोगे, उन्हें पैसे देने पड़ेंगे। कहीं भी जाओगे पैसा लगेगा, फ्री में कोई काम नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन का प्रोसेस, ठीक है जी। सिलेक्शन का प्रोसेस समझने के लिए, और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सिलेक्शन है, इसका भी एक प्रोसेस, पहले सिलेक्शन समझते क्या होता है। सिलेक्शन इज द प्रोसेस है of identify and choosing the best person out of the number of prospect candidate for the job। जितने लोगों ने आपके पास, आपने रिक्रूट करा, सर्च करा, जिन्होंने जॉब पे अप्लाई किया, उनमें से अब कुछ को आपको चुनना है। Toward this purpose the candidate are required to take a series of employment tests। कुछ आपको टेस्ट क्लियर करने पड़ते हैं, इंटरव्यू होता है एट एवरी स्टेज, हर एक स्टेज पे कुछ को हम निकाल देते हैं और कुछ को हम अगले स्टेप पे भेज देते हैं, ठीक है, वो है सिलेक्शन, ठीक है। सिलेक्शन का प्रोसेस ये है आपके पास। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, सिलेक्शन के टेस्ट, एम्प्लॉय इंटरव्यू, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, सिलेक्शन डिसीजन, मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है जी। नॉर्मली स्टेप यही फॉलो होते हैं, लेकिन जरूरी है हर जॉब के अंदर ये वाला स्टेप प्रोसेस हो। जैसे सपोज करो कोई, जैसे आपको पुलिस के लिए भर्ती देनी है, तो वहां तो भैया मेडिकल एग्जामिनेशन होना जरूरी है कि आदमी फिजिकली मेंटली फिट है कि नहीं है। लेकिन अगर आपको किसी टीचर को रखना है तो मेडिकल एग्जामिनेशन करवा के आना लोगे भाई, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ जॉब ऐसी होती है जहाँ पे कुछ कुछ स्टेप को हम छोड़ सकते हैं, लेकिन आपके लिए पूरा प्रोसेस याद होना चाहिए, ठीक है जी। और प्रोसेस है तो सीरीज से याद होना चाहिए, ठीक है जी। एक एक स्टेप को देखते हैं और आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले आता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग वो तरीका है जिससे मैं अनवांटेड या मिसफिट एप्लीकेशंस को पहले ही बाहर कर देता हूं। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग पर अगर आप डालो ब्लैक शूज, तो ब्लैक शूज में आदमी और दोनों दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है। फिर आप करोगे ब्लैक शूज फॉर मेंस, तो वो ब्लैक, अब वो फॉर्मल भी दिखाएगा, कैजुअल भी दिखाएगा। फिर आप कहोगे ब्लैक शूज फॉर मेन, स्पोर्ट शूज ब्लैक फॉर मेन, तो वो आपके स्पोर्ट शूज दिखाएगा। लेकिन वो उसमें वो भी दिखाएगा जिसका साइज आपके लिए मैच नहीं करता, 6 नंबर भी दिखाएगा, 8 भी दिखाएगा, 12 भी दिखाएगा। फिर आप क्या करोगे, फिल्टर में जाओगे और फिल्टर में आप ब्रांड सेलेक्ट करोगे कि भैया मुझे सिर्फ और सिर्फ स्केचर्स, एडिडास, प्यूमा, नाइकी और 2-4 सेट करोगे। फिर आप नंबर भी डाल दो कि भैया 8 नंबर ही दिखाइए, क्योंकि मेरा 8 नंबर ही आता है। उसके अंदर आप कलर डाल दो, भैया ब्लैक कलर ही दिखाइए। तो अब आपने जैसे एंटर किया तो बाकी जितने भी अनफिट चीजें थी वो आपसे उससे हट जाती है, ऐसे ही करते हो। तो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग की वही स्टेप है जहां पे जो अनवांटेड एप्लीकेशन है उन्हें मैं पहली स्टेप में बाहर कर देता हूं। जैसे चाय छानते हुए छलनी लगाते हैं ना, तो चाय से पत्ती तो अलग हो जाती है, चाय जाती है, पत्ती तो फिर फेंक देता हूं। तो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग वो एक तरह से फिल्टर है जो अनवांटेड एप्लीकेशन को पहले ही रिमूव कर देता है। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग हेल्प द मैनेजर एलिमिनेट अनक्वालिफाइड और मिसफिट जॉब सीकर बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन सप्लाइड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में इंफॉर्मेशन दे रखी थी उसके बेस में आपको रिमूव कर देता हूं। जैसे मैंने लिखा हुआ अपनी एप्लीकेशन में कम से कम 10th और 12th में आपके प्लस 80% होने जरूरी है। उन लोगों ने मेरा अप्लाई कर रखा है जिनके 10th 12th में 70% है, उन्हें पहली बार करो। मैंने कहा पहली रिक्वायरमेंट ही छोड़ रखी है भाई, 80% से ऊपर वालों को कहा था मुझे अप्लाई करने के लिए, उन्हें हटा दिया। दूसरी रिक्वायरमेंट डाल रखी कम से कम एक्सपीरियंस 5 साल का होना चाहिए, उन लोगों ने अप्लाई कर रखा है बिल्कुल फ्रेशर है और जिनका 5 साल से कम है उन्हें भी हटा दिया। मैंने नहीं हटाओ, ठीक है जी। मैंने और डाल रखा है कि भैया आदमी लोकल होना चाहिए, अपने शहर का होना चाहिए। बाहर के लोगों ने अप्लाई कर रखा है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, मैंने उन्हें हटाओ, तो मुझे लोकल आदमी चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपके रिज्यूमे में, जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में डाल रखी हूं, मैं उसकी वजह से आपको हटा देता हूं। प्रीलिमिनरी इंटरव्यू हेल्प रिजेक्ट मिसफिट फॉर रीजन व्हिच डू नॉट अपीयर इन द एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में अपीयर नहीं हुआ। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन के टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार सिलेक्शन के टेस्ट से पूछ सकता है, ठीक है जी। सिलेक्शन टेस्ट क्या होता है? एन एम्प्लॉयमेंट टेस्ट इज अ मैकेनिज्म, एक मैकेनिज्म है, चाहे वो पेपर बेस हो चाहे पेंसिल बेस हो, एक एक्सरसाइज है दैट अटेम्प्ट टू मेजर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिविजुअल, जो आपकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पता लगाता है। These characteristics range from aptitude such as manual dexterity, intelligence and personality, ठीक है जी। हमारे पास टाइप्स ऑफ टेस्ट यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेंगे कि इंपॉर्टेंट टेस्ट यूज फॉर सिलेक्शन। सबसे पहले आता है इंटेलिजेंट टेस्ट। इंटेलिजेंट टेस्ट आपके ऊपर लगाया जाता है ये जानने के लिए कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, आपका आईक्यू जानने के लिए इंटेलिजेंट टेस्ट लगाया जाता है। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज्ड टू मेजर द लेवल ऑफ इंटेलिजेंट क्वेश्चन ऑफ एन इंडिविजुअल
इट इज एन इंडिकेटर ऑफ अ पर्सनल लर्निंग एबिलिटी और द एबिलिटी टू मेक डिसीजन और जजमेंट। आप डिसीजन जजमेंट आपकी क्या सोच है, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आप क्या डिसीजन ले सकते हो, वो जानने के लिए आपके ऊपर आईक्यू टेस्ट लगाया जाता है। वीडियो है बाद में निकाल दूंगा, ठीक है जी। एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट ये जानने के लिए कि आप नया क्या कितनी जल्दी सीख सकते हो, ठीक है जी, आपकी लर्निंग एबिलिटी क्या है। इट इज अ मेजर ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स। अगर मैं किसी को कोई काम सिखाता हूँ, कोई पर्सन तो होता है उस काम को देख देख के सीख लेता है, कोई ऐसा होता है 2-3 बार में बता के सीख लेता है, कोई ऐसा होता है वो सीख ही नहीं पाता, कर ही नहीं पाता। It is indicator the person capable to develop such tests are good indices of a person future successful. Next आता है पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट आता है आपकी पर्सनैलिटी बताता है कि आपके कैसे इमोशनल, आप इमोशनल कैसे हो, आपके रिएक्शंस कैसे आते हैं, ठीक है जी, आपकी मैच्योरिटी लेवल क्या होता है। जैसे होता है कि बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो उम्र तो कम है लेकिन बहुत मैच्योर होता है, बहुत बड़े वाली बातें करता है वो, ठीक है, अपनी उम्र से समझदार होता है। और एक बहुत सारे ऐसे आदमी होते हैं जिनकी उम्र 40 साल की है, हरकतें वो बच्चों वाली कर देते हैं। यार क्या आदमी है, इसे बिल्कुल ये बिल्कुल ही जीरो आदमी, मैच्योर नहीं, इमैच्योर कहते हैं, ठीक है जी। तो आपकी मैच्योरिटी लेवल पता लगाने के लिए हम परसेंटेज लगाते हैं। Percentage tests provide clue of a person emotional, her reaction, maturity and value system. These tests prove the overall personality. Hence, these are different to design and implement. इससे टेस्ट डिफिकल्ट होता है डिजाइन करने में क्योंकि हर एक आदमी की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है, ठीक है। आपके बैठने के स्टाइल से, आपके ड्रेसिंग सेंस से, आपकी वे ऑफ टॉकिंग से भी मैं आपकी पर्सनैलिटी जान लेता हूँ, ठीक है। बहुत सारी बार हम ये भी जान लेते हैं किसी पर्सन के बोलने से कि ये किस बोर्ड से पढ़ा हुआ है, सीबीएसई से पढ़ा हुआ है, यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ है, ऐसे उसके बोलने के स्टाइल से, उसके पहनावे से भी हम बताते हैं कि ये बंदा गांव से बिलोंग करता है, नहीं बिलोंग करता है, ठीक है जी। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप भी लेकर रहते हैं, यार ये पर्सनैलिटी, यार क्या बढ़िया पर्सनैलिटी है, क्या बढ़िया कपड़े पहनता है, ये किसी से कह रहे हैं कैसे कुछ भी पहन लेता है, ठीक है नहीं, कुछ भी पहने खड़ा हो जाता है। वीडियो है लास्ट में दिखा दूंगा, नहीं तो बाद में एडिट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है ट्रेड टेस्ट। दिस टेस्ट मेजर द एग्जिस्टिंग। ट्रेड टेस्ट आपको बताता है कि आप जिस चीज के लिए अप्लाई करने गए हो वो नॉलेज आपके पास है या नहीं। जैसे स्कूल में बच्चे, मैं गया कि मुझे अकाउंट्स का टीचर बनना है, तो भैया मुझसे अकाउंट्स का 10-20 सवाल पूछ लिए। उसने सर अच्छा चलो बताना जनरल एंट्री क्या होती है, अच्छा बताओ प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, ठीक है जी। अच्छा अगर नेट प्रॉफिट आ रहा है तो उसे हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट में, किसमें ऐड होगा, ठीक है जी। अच्छा ड्राइंग किधर लिखी जाती है, अच्छा एसेट्स क्या होती हैं, 2-4 सवाल पूछ ले, उससे बताते हैं इस बंदे को इस बारे में नॉलेज है या नहीं है, ठीक है। अच्छा गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है, जब कोई आदमी नहीं लेके आता तो क्या ट्रीटमेंट होता है, 5-7 सवाल में जान जाता है कि आदमी जिस चीज बारे में से पता भी है नहीं है। These tests measure the existing skills of an individual. These measure the level of knowledge and proficiency in the area of professional and technical training. The difference between aptitude test and trade test is that the former measure the potential to acquire skills and the later the actual skill possess. ठीक है जी, ये दो टेस्ट जो मैंने आपको बताया, एप्टीट्यूड टेस्ट और ट्रेड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट आपको बताता है कि आपके पास नया क्या सीखने की स्किल्स है, और ट्रेड टेस्ट आपको बताता है कि आपके पास ऑलरेडी स्किल्स कितनी है, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट बताता है आपको कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट, जैसा होता है बहुत सारे लोगों की ड्रीम जॉब होती है कि मुझे तो ये काम करना है, तो आपका इंटरेस्ट किस चीज में। जैसे मुझे पूछा है कि सर आपको अकाउंट्स और बिजनेस में क्या इंटरेस्ट है, मैं सिंपल कहूंगा मुझे अकाउंटेंसी में बड़ा इंटरेस्ट है, पढ़ाने में, उसके स्किल्स, उसके कंसेप्ट को बताने में और उसे नए तरीके से कराने में, ठीक है, वो मेरा इंटरेस्ट है। बिजनेस में पढ़ाता हूं मैं, लेकिन मुझे अगर मुझे पूछा है कि सर सबसे बढ़िया क्या है, तो मैं कहूंगा मुझे अकाउंटेंसी ज्यादा पसंद है। एवरी इंडिविजुअल हैज फैसिनेटिंग ऑफ सम जॉब, तो इसी जॉब पे फैसिनेट होता है। जैसे हमारा ये शेर कहता है सर मेरे तो एक ही काम है, मुझे YouTube में जॉब दिलवा दो जहाँ पे वीडियो देखने का काम है। तो YouTube में एक जॉब होती है जहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, बैठ के आपको वीडियो देखनी है, ठीक है। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो कोई तो आदमी होगा इस वीडियो को देख रहा होगा कि भाई वीडियो सही है, किसी ने कोई ऐसा कंटेंट तो डाल दे जो अप्लाई जो YouTube पे अपलोड नहीं सकते। जैसे YouTube पे पोर्नोग्राफी अपलोड नहीं कर सकते कोई भी, और अगर कोई अपलोड कर भी रहा है तो तुरंत बैन कर देता है, वीडियो अपलोड नहीं करते, मना कर देता है, ठीक है जी। ऐसा कोई कंटेंट जो अपलोड करना अलाउड नहीं है, तो कोई तो आदमी होगा जो वीडियो देखता भी होगा। अगर एक वीडियो अपलोड करो ना, जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो मेरी एक वीडियो अपलोड होने में कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। इतनी 4-5 वीडियो की वीडियो होती है मेरी, जो 40 मिनट से वीडियो को अपलोड होने में कम से मुझे 20 मिनट लग जाता है। अब 20 मिनट होने में जब अपलोड हो रही है तो कोई तो उसे देख भी रहा होगा, फिर उसे वेरीफाई भी करता होगा कि हाँ चलो भाई सब है, फिर आगे नहीं दिखाता है वैसे कोई कॉपीराइट का स्ट्राइक भी नहीं, किसी और कंटेंट में चोरी किया हो, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है जी। अब यश कह रहा सर मुझे यही नौकरी चाहिए, मैं तो घर पे बैठा रील देखता रहता हूँ सारा दिन, यूट्यूब इंस्टाग्राम, सर मुझे ये नौकरी मिल जाए मेरे तो मजा आ जाएगा, यही काम मैं घर बैठे कर रहा हूँ, यही काम मुझे वहां मिल रहा है, बस क्या करना है बैठ के सिस्टम पे रील देखनी है, वीडियो देखनी, सर मैं कर सकता हूँ काम। हो सकता है किसी की जॉब ये भी हो, ठीक है जी। इंटरेस्ट टेस्ट आर यूज्ड टू नो द पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पर्सन।
वीडियो लास्ट में दिखा दूंगा, ठीक है। तो ध्यान सुनना, मैं सिलेक्शन का प्रोसेस पढ़ा रहा था। पहला पॉइंट था स्क्रीनिंग, दूसरा था टेस्ट, और तीसरा पॉइंट है एम्प्लॉय इंटरव्यू। वो तो मैंने टेस्ट बताया आपको डिफरेंट। कभी आपको लग रहा होगा वो सीरीज में नहीं, टेस्ट पढ़ा, टाइप्स ऑफ टेस्ट, उसके अंदर मैंने भी टेस्ट बताया कितने हैं। अब मैं वापस उसके अंदर थर्ड पॉइंट है सिलेक्शन का एम्प्लॉय इंटरव्यू। एम्प्लॉय इंटरव्यू में क्या होता है बच्चे, आपसे ही आपके बारे में फेस टू फेस कम्युनिकेशन। जैसे आपसे पूछ लिया भाई, आपने रिज्यूम दिया, रिज्यूम में लिखा हुआ भैया आपने 10th कहाँ से कर रखी है, 12th कहाँ से कर रखी है, कितने परसेंट से कर रखी है, पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, पुरानी कंपनी में काम करते थे, किस पोस्ट पे काम करते थे, सब चीज लिखी होती है। आपके पापा का नाम, मम्मी का नाम भी लिखा होता है। अब मैंने आपसे पूछा, बताओ, मैं पूछा व्हाई यू वांट टू जॉइन आवर कंपनी, बताओ जी हमारी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। फिर मैंने पूछा आपसे, टेल मी व्हाई यू हैव लीव योर पास्ट जॉब, अपनी पुरानी जॉब क्यों छोड़ रहे हो आप। उसका रीजन पूछा, भाई रिज्यूमे में थोड़ी लिखा है पुरानी कंपनी क्यों छोड़ रखी है आपने। आपने बताया इधर पुरानी कंपनी में हाँ मुझे दूर पड़ता था, मुझे सैलरी कम मिल रही थी। आप रीजन दो, ठीक है जी, या आपने कहा मुझे ग्रोथ चाहिए, आपकी कंपनी की ग्रोथ लग सकती है, मिल सकती है मुझे, मैं चाहता हूँ, ठीक है, मेरी दिली इच्छा थी बचपन से कि मैं इसी कंपनी में जॉब करना चाहता हूँ, जो भी आप कर लो। तो उस बारे में पूछ लिया आपके पापा क्या करते हैं, आपका नाम लिखा होता है लेकिन पापा क्या करते हैं, आपकी फैमिली में कौन कौन है, 2-4 सवाल पूछ लिए, ठीक है जी। इस तरह से आपको इंटरव्यू लेना, ठीक है जी, फेस टू फेस कम्युनिकेशन करना, आपके में और इन डेप्थ कन्वर्सेशन लेना। इंटरव्यू इज अ फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशन कंडक्टेड टू इवैल्यूएट द एप्लीकेंट सुटेबिलिटी फॉर जॉब, आप जॉब पे सुटेबल हो या नहीं हो। द रोल ऑफ द इंटरव्यू इज टू सीक इंफॉर्मेशन एंड दैट ऑफ द इंटरव्यू इज टू प्रोवाइड द सेम थ्रू इन प्रेजेंट टाइम द इंटरव्यू आल्सो सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरव्यू, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसी के अंदर रेफरेंस बैकग्राउंड चेक। रेफरेंस बैकग्राउंड चेक करना, जो जो आपने बातें बताई अपने इंटरव्यू में और जो जो आपने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे उसके अंदर उनकी उन्हें चेक कर लेना, वेरिफिकेशन कर लेना भाई सही भी है कि नहीं। आपने क्या रखा है इसके बारे में सबसे बड़ा एग्जांपल है, जब एक लड़का लड़की की शादी होती है तो लड़के वाले लड़की के बारे में पता करते हैं और लड़की वाले लड़के के बारे में पता करते हैं, ठीक है। जैसे भाई आपने कह दिया कि हाँ हमारा लड़का तो भाई फला फला कंपनी में मैनेजर लगा हुआ है, ठीक है जी, लकड़ी कंपनी मैनेजर लगा हुआ, तो भैया पता भी करेंगे भाई लकड़ी कंपनी में पता लगे वहां माची की सीधी कर रहा है, ठीक है जी। कहते जी आपने भाई मान लो 100 बीघी जमीन है, क्या 100 भी नहीं 2 बोल रही थी और बोला आपने 100 बोल रखी है, ठीक है जी, तो आपने झूठ तो नहीं बोल रहे। इस बारे में पता करते हैं, आप क्या पता करना है रेफरेंस बैकग्राउंड से। आपके बारे में कैसे पता लग सकता है, आप क्या करें, जिस कॉलेज में आप पढ़ते थे वहां जाके पता कर लिया, कॉल कर लिया वहां, जिस स्कूल में आप पढ़ते थे वहां पूछ लिया, पास कंपनी आप क्या पूछा भी एम्प्लॉय था कैसा है वो बता देगा। अजी तो बहुत बेकार आदमी, हमने तो इसे लात मार के निकाल रहा था, ठीक है जी। आपने अपने पता नहीं क्या क्या बता रहा हूं, मैं तो उस कंपनी में बढ़िया काम करता था, मैंने जोड़ी, फिर पता लगा आपको तो कोई केस हो गया था, आपको निकाल लगा वहां से, ठीक है जी। तो उसे बोलते हैं रेफरेंस बैकग्राउंड चेक। मेनी एम्प्लॉय रिक्वेस्ट नेम एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर ऑफ रेफरेंस फॉर द पर्पस ऑफ वेरीफाइड। मोस्टली कंपनी क्या करती है आपसे आपके बारे में बताती है कि हमें बताओ कि आपके बारे में रेफरेंस बैकग्राउंड चेक कैसे हो सकता है। गेनिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन एप्लीकेंट, और कोई इंफॉर्मेशन आप देना पता करना। प्रीवियस एम्प्लॉय से नॉलेज ले सकते हैं, आप कोई टीचर से पूछ सकते हैं, अगर जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाते तो वहां से आकर पता लगाया जा सकता है। सर आप कैसे कैसे पूछ लिए हैं, पूछ नहीं करते कोई नॉर्मली जो एमएनसी होती है उन्हें पूछ लेते हैं, पुरानी और यूनिवर्सिटी से नहीं पूछते, लेकिन पास कंपनी पुरानी कंपनी से इंफॉर्मेशन निकाल ली जाती है कि आपके पास एक्सपीरियंस क्या था, ये बंदा कैसा है, कैरेक्टर पता लगा लेते हैं, ठीक है जी। अगर कोई बंदा कैरेक्टर ठीक है तो फिर रखते हैं, ठीक है जी। तो नॉर्मली वहां से वो मिलता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है जी। जैसे आपके स्कूल से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है ना, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ऐसे ही जो कंपनी होती है वहां से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है जी। अगर आपके कैरेक्टर को ब्लैक मार्क है तो आगे फॉरवर्ड हो जाता है कि यार बंदा ठीक नहीं था, आपने निकाला था, ठीक है जी। तो आगे जॉब नहीं मिलने बहुत दिक्कत हो जाती है। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन रीजन। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक के बाद सिलेक्शन करना कि हाँ भाई इसे रखना भी है नहीं रखना। जैसे होता है ना लड़की के बारे में पता लगा लिया भाई शादी करनी भी नहीं करनी है, लड़की के बारे में हाँ लड़का ठीक है कर ले शादी फाइनली, तो भैया वो है। The final decision has to be made from among the candidates who have passed the test, interview and reference check. The view of the concerned manager will be generally considered to the final selection because if he or she will be responsible for the performance of new employee, और जो सिलेक्ट करेगा फिर उसके लिए परफॉर्मेंस का वो भी रिस्पॉन्सिबल हो। नॉर्मली घर में क्या होता है जब लड़की को देखने जाते हैं तो लड़की की माँ को लेके जाते हैं, फिर उसे बोलते हैं ठीक है ये ले रहना इसके साथ, और मान लिया मम्मी ने कहती है हाँ ठीक है, और फिर बाद में बहू ने घर में डांट शुरू कर दी तो पापा कहते हैं तू ही लाई थी इसे, हमें क्या कह रही है ठीक है तू ही देख के लाई थी, ठीक है। तो उस बारे में आप कह रहे हो पता करना। सिलेक्शन की भैया जिसने चुना फिर उसे कहा जाएगा भाई ये तो काम नहीं करता, तो ऐसी कंपनी में होता है जिसने सिलेक्शन किया था उसे कहते हैं भैया अभी काम भी नहीं करा तूने लिया था। नेक्स्ट था मेडिकल एग्जामिनेशन। कुछ जॉब होती है जहाँ मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, कुछ में होता है, जरूरी नहीं है, पर पॉइंट है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। मेडिकल एग्जामिनेशन का मतलब है कि आपको ये प्रूव करना है कि मैं मेडिकली फिट हूँ या नहीं हूँ, ठीक है जी।
आफ्टर द सिलेक्शन डिसीजन एंड बिफोर द जॉइनिंग ऑफर इज मेड, आपको सिलेक्शन तो हो गया लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हुई, अभी ऑफर लेटर नहीं मिला, आपको अपना मेडिकली प्रूव करना पड़ेगा मेडिकली फिट हो या नहीं, ठीक है जी। इज रिक्वायर्ड टू अंडरगो द मेडिकल फिटनेस टेस्ट, द जॉब ऑफर इज गिवन टू द कैंडिडेट बीइंग डिक्लेयर्ड फिट आफ्टर द मेडिकल एग्जामिनेशन, लास्ट वन मेडिकल एग्जामिनेशन कट गया थोड़ा सा, जैसे इसमें लिखा है मेडिकल एडवांटेशन, हाँ। इसमें जैसे लिखा आफ्टर द सिलेक्शन डिसीजन, उससे पिछला, अब इसमें लिख सकते हैं आफ्टर द पिछला वाला, नहीं इसमें लिखा है आपने कहा सर लाइन बढ़ जाएगी मेरे से, नहीं ऐसे हर बार आप लिखो आप बिफोर दिस आफ्टर ये, नहीं ऐसा काम है, ठीक है। अपनी चीजों को कम से कम शब्दों में स्पेसिफाई करके आना, नंबर ऑटोमेटिक मिल जाता है, फालतू लाइन लिखने से कोई नंबर नहीं सर जी। जैसे सिलेक्शन हो गया कल, फिर मेडिकल रहते हैं, मेडिकल फिटनेस से कोई इश्यू कर गया तो मिलेगी बाहर सिलेक्शन हो गया था, आपको कहा प्रूव करो आपको मेडिकली फिट हो नहीं हो, आपको हॉस्पिटल बता दे कि जाओ सरकारी हॉस्पिटल में जाके अपने आप को प्रूफ फिट करके आओ, ये मतलब वहां सर्टिफिकेट लेके आओ, सीधी सी बात है। अगर उसने आपको प्रूफ फिट नहीं किया, उसने कहा आपको मेडिकल सर्टिफिकेट आंखें खराब है, दिखता नहीं है, किसी दूसरे सुनाई देता, कान में दिक्कत है, भाग नहीं सकता, पैर में दिक्कत है, अब उसने लिख के दे दिया, नौकरी गई, वहां से नहीं मिलती नौकरी, ठीक है। नॉर्मली सरकारी नौकरी में जो सरकारी हॉस्पिटल में मिलता है सर्टिफिकेट मिल जाता है, ठीक है जी, रियल बात तो ये, ठीक है जी। मेरे भाई को जब ज्वाइन करना था एयरलाइन में, तो उसे अपनी मेडिकल फिट करना था कि आपको जरूरत, ठीक है, तो उसको ठीक ही था, तो इसने मुझे बताया कि इस तरह की सर्टिफिकेट मिलता है, वो हॉस्पिटल बताया था कि इन्हीं हॉस्पिटल में आप अपना जाके टेस्ट करा सकते हो और यहाँ से हमें सर्टिफिकेट ला के देते हो कि आप फिट हो, अगर मेडिकल वाले कैसे फिट हो, फिट हो गए, ठीक है जी। नेक्स्ट आता जॉब ऑफर, आपको जॉब ऑफर करेगी, अब कंपनी ने आपको एक लेटर दिया है कि जी ये है जॉब ऑफर, आप ऑफर सेलेक्ट करते हो नहीं करते हो, आपको नौकरी कही है कि जी हमारी तरफ से आप ठीक हो, अब आप देख लो हमारी कंपनी आपको ज्वाइन करनी है नहीं करनी, आपको ऑफर दिया, ठीक है जी। जैसे आप कहीं जाते हो खाने के लिए, भाई खाना खा लो तो ऑफर दिया, जो जाकर कोई दूसरी जगह खाना, हाँ वैसे ही जॉब ऑफर करिए आपको। The next step in the selection is job offer to those applicant who have passed all the previous hurdles. Job offer is made through letter of appointment, आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, ठीक है, या कंफर्मेशन लेटर मिलता है। अगर लेटर ऑफ ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा है, ठीक है, जिसे बोलते हैं अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाए तो आपकी जॉब पक्की है। अब आपके हाथ में कि आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना है। जो बढ़िया बच्चे होते हैं ना, जैसे कंपनी में होते हैं, जो कैंपस में होते हैं, कैंपस प्लेसमेंट होता है, जो बढ़िया बच्चे होते हैं, जो टॉपर होते हैं, वो क्या करते हैं, साइड उसमें बैठते हैं, कैंपस सारे उसमें बैठते हैं इंटरव्यूज में, और सब कंपनी से वो ऑफर लेटर ले लेते हैं, दूसरे तो हर जगह से मिल जाता है, ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं कि मेरे लिए कौन सी सबसे बढ़िया है, कहाँ सबसे बढ़िया पैसे मिल रहे हैं, कहाँ पे बेस मिल रहा है, कोई घर के पास मिल रहा है, सपोज कोई कंपनी आपको दे तो रही है 25 लाख रुपए, कह रही है युगांडा चला जा, ठीक है जी, या एक काम कर वहां चला जा, तमिलनाडु चेन्नई चला जा, मैं तो जाता हूँ, ठीक है जी, मैं 25 लाख की नहीं, हम 20 लाख वाली कर लूंगा, लेकिन सिटी में कर लूंगा, या दिल्ली चला जाऊंगा, ठीक है। तो देखता आदमी जो बढ़िया बच्चे होते हैं क्या करते हैं, सब जगह से ऑफर लेटर ले लेते हैं, ऑफर लेटर लेने के बाद घर में डिस्कस करते हैं, खुद सोचते हैं, फिर किसी को चुन लेते हैं और बाकी को रिएक्ट कर देते हैं, ठीक है। आप ऐसे कैसे रिएक्ट करते हैं, बस वहां जाते ही नहीं, रिपोर्ट ही नहीं करते, ऑटोमेटिकली वही साइड नहीं करते, ठीक है, इसके साथ जाना पड़ता है जी, मार्क्स के हिसाब से टाइम देते हैं वहां, ठीक है जी। आपको टाइम देते हैं, नॉर्मली सपोज करो आपको आज चल रहा है जून, आपको दे देंगे जी आप 30 जून तक रिपोर्ट कर देना, हमें बता देंगे आप सेट करोगे नहीं करोगे, ठीक है जी। सच ए लेटर जनरली कंटेन अ डेट बाय व्हिच द अपॉइंटमेंट मस्ट रिपोर्ट ऑन ड्यूटी, कि आपको रिपोर्ट देगा कि आप किस टाइम आप ड्यूटी पे रिपोर्ट कर सकते हो। द अपॉइंटी मस्ट गिवन रीजनेबल टाइम फॉर सबड्यू, और आपको एक रीजनेबल टाइम, ये नहीं खड़े पैर पे कह दिया उन्होंने अभी बता सिलेक्शन हो गया तेरा, जॉब ऑफर है अभी बता, हाँ या ना, ये नहीं कहता, मैं हफ्ता ले ले, 10 दिन ले ले, सोच ले, घर में बात कर ले, अगर ज्वाइन करेगा, क्योंकि अगर एक बार आपने ज्वाइन कर लिया तो कंपनी आपसे बॉन्ड भरवाती है। बॉन्ड का मतलब है कम से कम आपको 3 साल 5 साल पहले आप कंपनी छोड़ नहीं पाओगे, ठीक है। अगर आप छोड़ोगे फिर आपको कंपनी को पैसे दे के छोड़ना पड़ता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं बॉन्ड। नेक्स्ट आता है आपके पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपके साथ कंपनी जब आपने जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर ली तो फिर आपसे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ठीक है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट सब कुछ लिखा होगा कि भैया आपकी जॉब की पोजीशंस क्या होंगी, आपके वर्किंग आवर क्या होंगे, आपको सैलरी कितनी मिलेगी, छुट्टियां कितनी मिलेगी, आप कंपनी इससे पहले नहीं छोड़ सकते, ठीक है, जिसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आफ्टर द जॉब ऑफर हैज बीन मेड एंड कैंडिडेट एक्सेप्ट द ऑफर, आपने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर, सर्टेन डॉक्यूमेंट नीड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर एंड द कैंडिडेट। वन सच डॉक्यूमेंट इज अटेस्टेड फॉर्म, दिस फॉर्म कंटेन्स सर्टेन vital detail about the candidate which has authenticated and attested by him. फॉलोइंग चेकलिस्ट लिखा होता है, उसके अंदर क्या क्या डिटेल होती है, आपकी जॉब में टाइटल क्या, आप मैनेजर हो, सीनियर मैनेजर, जूनियर मैनेजर हो, क्या हो भैया आप, ठीक है जी।
ड्यूटीज आपकी कितनी आपको क्या क्या काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डेट व्हेन कंटिन्यू आपने स्टार्ट कब से करा, बेसिक पे आपकी तनख्वाह कैसे कैलकुलेट करी जाएगी, रेट ऑफ पे कितने घंटे का आपको कितने पैसे मिलेंगे, अलाउंसेस आपको कंपनी तरफ से कुछ खाने का पैसा, आने का पैसा, जाने का पैसा मिलेगा, आवर ऑफ वर्किंग कितने घंटे ड्यूटी होगी, छुट्टियां कैसे मिलेंगी, रूल्स ऑफ रिस्ट्रिक्टनेस, ये सब चीजें लिखी होती है। ठीक है जी, ठीक है जी। नेक्स्ट आएगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये हम कल देखेंगे और ये चैप्टर कल ही खत्म, ये लास्ट टॉपिक। ठीक है, बस आज इतना